हेलो एवरीवन। तो मैं +2 क्लास के लिए एक जो नेक्स्ट वीडियो है लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसके 2 केसेस बताए थे, जिसमें जब पार्टनर्स वो रिवाइज्ड वैल्यू जो है वो नई बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं या वो नहीं शो करना चाहते। तो जो पहला पार्ट था कि जब पार्टनर रिवाइज्ड वैल्यू शो करना चाहते हैं उसके सारे जो प्रोविजंस हैं मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा और आपको एक अनसोल्व्ड क्वेश्चन भी दिखाऊंगा ताकि आप उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ईजिली कर सकें। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें बताऊं कि मैं +1 और +2 का दोनों कॉमर्स स्ट्रीम का कोशिश कर रहा हूं कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ाऊं। पर करंट में मैं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं आज के इस टॉपिक को शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि पार्टनरशिप का 2nd चैप्टर है उसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स करवाता जा रहा हूँ। जो हमने देखा था कि जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, जिसका मतलब था कि जब भी एग्जिस्टिंग कंडीशन कोई भी पार्टनरशिप में चेंज आ जाए तो उसे हम बोल देते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप शुरू हो गई। और उसमें भी 2 केसेस थे कि जब वो जो चेंज आया है उसे पार्टनर अपने अकाउंट्स में लेके आना चाहते हैं या नहीं लेके आना चाहते हैं। तो जब पार्टनर्स एग्री हो जाएं कि जो भी चेंज आएगा उसे हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा वो मैं ये बताने जा रहा हूँ। इसमें हमने पहले रिजर्व्स की ट्रीटमेंट, गुडविल की ट्रीटमेंट इस चैप्टर में हम कर चुके हैं। और तो ये टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और वो भी व्हेन पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज, want to show or record the revised values in their books of accounts। जब पार्टनर जो हैं नई बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज्ड वैल्यूज़ को शो करना चाहते हैं। इससे पहले रेशो वाले जो रिज़र्व वाले ट्रीटमेंट या मैं कहूँ वर्कमैन कंपनसेशन के अलग अलग केसेस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के अलग अलग केसेस, या गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, इनके ऊपर मैं वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप जाएं उन वीडियोस को जरूर स्टडी करें, उनके अंदर मैंने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं। तो अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स, एक वर्ड लिखा है स्टेप। अब मैंने क्या किया है कि मैंने जो इस पूरे टॉपिक को एक इसकी समरी बना दी है कि जब भी आप रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन करें तो इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखें कि आपने क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। देखिए सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है चेक द बैलेंस शीट गिवन, यानी कि पुरानी जो बैलेंस शीट, जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है आप उसे एनालाइज कर लीजिए कि उसके अंदर एसेट्स या उसके अंदर लायबिलिटीज कौन कौन सी दे रखी हैं। जनरली एट अ ग्लांस आप उसको देख लीजिए। सेकेंड, चेक द एडजस्टमेंट गिवन इन द एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन, सॉरी। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन के एंड में जो एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं आपको एक बार उन्हें जरूर अपने माइंड में रिकॉल करना है, स्टडी करना है कि ये किस किस चीज़ से रिलेटेड थी। हो सकता है उसके अंदर एडजस्टमेंट हो गुडविल कैलकुलेशन से रिलेटेड कि हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल की वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट होगी जो पहली वीडियोज़ में मैंने आपको करवाया है। कोई ना कोई जो भी मेथड अप्लाई करना होगा वो क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा। आप क्या कीजिए, एक पेन ले लीजिए या पेंसिल, उससे टिक करते जाइए कि हाँ ये एडजस्टमेंट, और अपने दिमाग में सोचते जाइए कि हाँ ये एडजस्टमेंट वैसे करनी है। ठीक है, तो आपने एडजस्टमेंट्स पूरी पढ़ लेनी है 2 बार क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद चेक द गुडविल वैल्यू गिवन इन द एडजस्टमेंट। तो आपने ये देखना है क्या जो गुडविल की वैल्यू है वो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स के अंदर दे रखी है कि गुडविल, उसके लिए वर्डिंग क्या ऐसी वर्डिंग यूज की हुई है माफ कीजिएगा कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज दिस, कि गुडविल फर्म की जो है वो कितने की है। क्या आपको क्वेश्चन में वो दे रखा है? अगर वो दे रखी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं दे रखी तो हो सकता है आप थोड़ा फर्दर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी हो, और वो वैसे ही कैलकुलेट होगी जो आपने पहले सीखी है। ठीक है, अब ये गुडविल की वैल्यू क्यों देखनी है आपने? ताकि आप कौन सा ट्रीटमेंट कर सकें, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग वाला ट्रीटमेंट जो आपने किया था। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है उसकी कैपिटल क्रेडिट की जाती है और जो गेनिंग पार्टनर होता है उसकी कैपिटल डेबिट की जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, चेक एनी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस
आर गिवन इन द बैलेंस शीट, यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट जो है, जो क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में ही आपको प्रोवाइड कर रखी है बैलेंस शीट, क्या उसके अंदर लाइबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्या ऐसा कुछ दे रखा है उन्होंने? अगर ऐसा कुछ दे रखा होता है तो हमें जब रिवाइज वैल्यू शो करनी होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसे ओल्ड रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके लिए हम जनरल एंट्री क्या बनाते थे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 2A 2B इन ओल्ड रेशो। ठीक है, आप ये चेक कर लीजिए, तो आप अपने दिमाग में लाइए कि मुझे हमें ये एंट्री करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या पढ़ना है, पास जनरल एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, लॉसेस और या गुडविल। और गुडविल की जो मैंने आपको पहले स्टेप में बताया कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का ट्रीटमेंट था, वो आपने पहले सीखा था, है ना। वो आपने सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग में जो जनरल एंट्री बनाई थी वो भी हमने यहाँ पे जनरल एंट्री करनी है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने क्वेश्चन की एडजस्टमेंट को लास्ट तक पढ़ना है और आपने ये देखना है कि एक्चुअल में व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है अकॉर्डिंगली। अब ऐसा नहीं है कि जनरल एंट्री आपसे पूछी नहीं है सारी तो आप सारी की सारी कर रहे हो, नहीं, आप क्वेश्चन को स्टडी करें, जो जो चीजें आपसे पूछी जाए आपने अकॉर्डिंगली ही जो है अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे, जिससे एसेट्स और लायबिलिटी का जो गेन या लॉस हो रहा है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें, है ना। और हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद जो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट ये वाली रिवैल्यूएशन वाली जनरल रिजर्व वाली आ जाएंगी, वो कैसे होंगी वो मैं आपको भी बताऊंगा। और उसके बाद आपने बनानी होगी न्यू बैलेंस शीट। ये तो रहा स्ट्रक्चर कि आपको क्वेश्चन के अंदर करना क्या क्या होगा। अब उसके लिए एक चीज और जान लीजिए कि स्टार्टिंग से लेकर जब आप चले थे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था, फिर आपने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की, है ना, 3 अलग अलग मेथड लगा के, फिर आपने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग वाली एंट्री की, तो होगा क्या, अब यहां तक जो मैं क्वेश्चन आज करवाऊंगा इसके अंदर उन सभी टॉपिक को मिलाकर, यानी कि सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे और एक क्वेश्चन के अंदर उसका ट्रीटमेंट करना होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। सारे चीजों का ट्रीटमेंट का मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल भी कैलकुलेट करनी होगी, है ना, आपको वो गुडविल वाली जो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग वाली जो एंट्री थी वो भी पास करनी होगी, नंबर 2। नंबर 3 जो मैंने बोला कि वो रिजर्व वगैरह आपको बैलेंस शीट में दे रखे हैं, वो उसका भी ट्रीटमेंट करना होगा, उसको भी जनरल एंट्री के थ्रू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे आप। ठीक है, तो ये सारा एक स्ट्रक्चर, एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि क्वेश्चन में आपको करना क्या क्या पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक ये चीज कि जो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप रिवाइज वैल्यू के ऊपर नई बैलेंस शीट बनाएंगे या पुरानी वैल्यूज ही रखेंगे। जब रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर बैलेंस शीट बनेगी नहीं, यानी कि व्हेन पार्टनर वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू, नई वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, नई बैलेंस शीट के अंदर, तो हमने क्या करना है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, उनकी जनरल एंट्री भी करनी है, और बाकी जो ट्रीटमेंट होता है वो ओल्ड रेशो के ऊपर ही होता है। जो रिजर्व वगैरह पड़े होते हैं हम ओल्ड रेशो में उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। और दूसरी चीज, हल्का सा हिंट मैं देना चाहूंगा आपको कि जब रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, एज इट इज जो अभी मेरे को बैलेंस शीट में वैल्यूज दे रखी हैं, उन्हीं वैल्यूज के ऊपर मैं अपनी एसेट्स को भी शो करूंगा, लायबिलिटीज को भी शो करूंगा। उस केस में क्या किया जाता है बेटा, उस केस में हम वही ट्रीटमेंट करेंगे, एक रफ एस्टिमेशन लगाएंगे कि कितनी अमाउंट से चेंज आता, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे नहीं, पर उसका ट्रीटमेंट लेके चलेंगे कि एग्जैक्टली अगर हम करते तो प्रॉफिट लॉस आता कितना, हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है, और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के अंदर हम कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट कर देते। जो वैल्यूज होती वो पुरानी ही दिखाते नई बैलेंस शीट में, बस हम ये देख लेते कि ये सिस्टम चेंज हो गया है, रेशो चेंज हो गया है, ये गुडविल की वैल्यू पड़ी है, अब नए रेशो के अकॉर्डिंग कोई ना कोई सैक्रिफाइस या कोई ना कोई गेन करेगा, तो हम उसका ट्रीटमेंट सैक्रिफाइस और गेन के अंदर कर देंगे, यानी कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग वालों को क्रेडिट कर देंगे और गेनिंग वालों को डेबिट कर देंगे। ये ट्रीटमेंट हम कर देंगे, वैल्यूज हम सेम दिखा देंगे। यानी कि जब रिवाइज वैल्यू नहीं दिखानी होती तब सारा जो कुछ होता है वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के अंदर किया जाता है, वैल्यूज वही एज इट इज रहती हैं बैलेंस शीट के अंदर। अब कैसे, इसके लिए मैं जो डीके गोयल की बुक है आपकी अकाउंटेंसी की, जो आपकी लेटेस्ट एडिशन है अकाउंटेंसी का, इसके अंदर जो सेकंड चैप्टर है, वैसे थर्ड चैप्टर है रो के अंदर, पर पार्टनरशिप का ये सेकंड चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मैं अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 40 करवा रहा हूं आपको, जो आपके सामने मैं अभी पढ़ूंगा अभी।
तो देखें क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है जी, एक्स और वाई 4:3 में पार्टनर हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 स्टूड एज फॉलोज। अब 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट ये हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं है जो पुरानी बैलेंस शीट है। इसके अंदर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर लेनदार दे रखे हैं 28,000 के, रिजर्व दे रखा है। अब ये रिजर्व पड़ा है देखो 42,000 का, कैपिटल अकाउंट एक्स की है 2,40,000 और वाई की 1,20,000, कैश पड़ा है 20,000 का, डेटर्स पड़े हैं 1,20,000 के, स्टॉक 1,40 का, फिक्स्ड एसेट 1,50 की। जैसा मैंने आपको अभी एक स्टेप बताया था कि पुरानी बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, मैंने आपके सामने चेक कर लिए बैलेंस शीट। अब दूसरा स्टेप बताया था कि आप एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए। अब एडजस्टमेंट जो है ये जो बैलेंस शीट के नीचे दे रखी है, देखिए क्या लिखा हुआ है, दे डिसाइडेड दैट with effect from 1st April 2016 they will share profits and losses in the ratio of 2:1। यानी कि जो उनका नया रेशो है 1 अप्रैल 2016 से वो अपना जो प्रॉफिट और लॉस है वो किस रेशो में शेयर करेंगे, 2:1 में। अब फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड दैट, इसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो आपको बैलेंस शीट में दे रखी हैं, आप देखिए कितनी दे रखी हैं, 1,50,000, उसके ऊपर 10% का क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है या बढ़ती है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। एसेट के ऊपर जब डेप्रिसिएशन लगता है तो आपका लॉस हो जाता है ना, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। अब यानी कि ये जो एडजस्टमेंट दे रखी है ना, ये आपको रीवैल्यूएशन करवाया बाजार से आपने किसी से, तो ये अब बताया जी, हमने जब रीवैल्यूएशन करवाया हमने देखा जी फिक्स एसेट की वैल्यू 10% कम हो गई है पहले से, तो 10% का लॉस हो गया आपको। यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा कैसे कैसे वो देखेंगे अब। अब प्रोविजन फॉर 6% इज टू बी मेड ऑन द डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आपको ये लग रहा है कि जो आपके डेटर दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 1,20,000 पे, उसके ऊपर जी 6% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन आप जानते हो क्यों बनाया जाता है, जहां आपको संदेह हो जाए, जहां आपको डाउट हो जाए कि हमारे पैसे भैया यहाँ पर डूबेंगे, तो उसका प्रोविजन आप बना के चलते हैं ना पहले से ही, ताकि एकदम से आपको शौक न लगे, आप उस झटके से बच जाएं। तो पहले ही मैं पैसे बचा के रखूंगा कि अगर मेरे पैसे डूबे तो मैं इस प्रोविजन से पूरे कर लूंगा। पर जब आपको डाउट है कि मेरे पैसे डूबेंगे, तो ये खुशी वाली बात है या ये दुख वाली बात है, यानी कि ये प्रॉफिट होने की संभावना है या लॉस होने की संभावना है, ये आपके लिए लॉस बन जाएगा। क्योंकि आपको लग रहा है 6% लोग ऐसे हैं डेटर्स के अंदर जिनसे आप पैसे रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो ये भी लॉस हो गया। उसके बाद स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,90,000। स्टॉक की वैल्यू जो बाजार में लगाई गई कितनी निकली, 1,90,000। वैसे स्टॉक की वैल्यू पुरानी बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है, 1,40,000, और बाजार में वैल्यू कितनी है, 1,90 की, तो 50,000 का फायदा हो गया, नुकसान फायदा हो गया। ठीक है, उसके बाद an amount of 3,700 included in creditors is not likely to be claimed। कहता जी 3,700 रुपये, 3,700 रुपये, 3,700 रुपीज़ जो कि क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, वो भैया देने ही नहीं पड़ेंगे। तो ये फ़ायदा हो गया या नुकसान। लोगों ने हमसे 28,000 रुपये देने थे, उसमें से 3,700 रुपये हमें देने नहीं पड़ेंगे, तो फ़ायदा हो गया ना। अब ये हमारी जो है एडजस्टमेंट्स हैं जो एसेट्स के रिगार्डिंग हमें दे रखी हैं। उसके बाद आगे क्या बोला देखिए, पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। अब पार्टनर जो हैं एसेट्स की जो नई वैल्यू है उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ये पहले वाला केस हो गया जो मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि पार्टनर जो है रिवाइज्ड वैल्यू को अपनी नई बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। ओहो, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों टॉपिक को मिक्स कर दिया गया। बाकी सारी आइटम्स को तो हमने नई वैल्यूज के ऊपर दिखाना है, जिन चीज़ों का हमने रिवैल्यूएशन किया है ना, सिर्फ उन्हीं की चेंज होगी। एक चीज़ याद रखना, आज एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भी किया था, सर अब कैश के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ यहाँ पे, तो कैश हम बोलेंगे उतना ही पड़ा है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल दिया, सारी वैल्यूज हम रिवाइज वैल्यू के ऊपर दिखाएंगे जिन चीज़ों के लिए हमें एडजस्टमेंट में बोला है, पर रिजर्व को वो छेड़ना नहीं चाहते भाई। रिजर्व एज इट इज यहाँ पर 42,000 का पड़ा है, नई बैलेंस शीट में भी हम 42,000 का दिखाएंगे। अब इसका क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, जो वैल्यू वो एज इट इज लेके जाएंगे उसका किस रेशो में हम ट्रीटमेंट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग में। बाकी तो सारा ओल्ड रेशो में ट्रांसफर होगा। अगर इसका कुछ ना बोला होता तो ये भी ओल्ड रेशो में हम उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देते। तो हम जनरल एंट्री क्या बना देते, रिजर्व अकाउंट डेबिट 42,000 टू एक्स टू वाई, ये 4:3 में से बांट देते हैं हम।
पर यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि ये रिजर्व वैसे का वैसे ही रखेंगे, तो इसलिए सिर्फ इस पर्टिकुलर रिजर्व की, यानी कि जो ये रिजर्व वाली है, इसके अंदर सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग के अंदर हम एंट्री करेंगे इसकी। ठीक है, तो जैसे जैसा अब आपके सामने मैं इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ, रिवील करता हूँ। मैंने ये जनरल एंट्रीज अलग से बनाई हैं क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आपको बोल रखा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड द रिवाइज बैलेंस शीट। आप इसकी जनरल एंट्री भी करके दिखाइए, आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाइए, और ये जो रिवाइज वैल्यू है इसके हिसाब से नई बैलेंस शीट भी दिखाइए। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा, फिक्स एसेट आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ये लॉस हो गया था, मैंने आपको बोला। प्रोविजन भी आपको लग रहा है 6% पैसे डूब जाएंगे। फिक्स एसेट कितने की है, 1,50,000 की, इसका 10% कितना बनेगा, यानी कि 1,50,000 इंटू 10/100 जब ये आप ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000 रुपये का लॉस हो गया। और ऐसे ही डेटर्स के ऊपर 6% का प्रोविजन बनाना है, तो 12,72,000 रुपये, तो यानी कि आपका लॉस हो गया। लॉस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट होता है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने बोला था रिवैल्यूएशन एक कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल यही था ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। अब यहाँ पर जब लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन को मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 22,200, टोटल 22,200 का लॉस कैसे हुआ, जिसमें फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी कम होगी 10% से, 15,000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 7200 रुपये। 7200 रुपये आपके पैसे डूबने की आशंका है, आपको डाउट है, और 15,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लग गया, तो टोटल लॉस कितने का हो गया, 22,200 का। आपको जनरल एंट्री समझ आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। स्टॉक बी वैल्यूड एट 190, स्टॉक की वैल्यू हमें बैलेंस शीट में दे रखी है 140, 1,40,000, और नई वैल्यू बाजार में इसकी वैल्यू कितनी है, 1,90,000, तो यानी कि 50,000 वैल्यू बढ़ गई। देखो पुरानी वैल्यू है 1,40,000, नई वैल्यू है 1,90,000, तो 50,000 का क्या हो गया, गेन हो गया ना, है ना। तो पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू को कंपेयर करके मैं गेन या लॉस निकालता हूँ, यानी कि पुरानी वैल्यू जो बैलेंस शीट में दे रखी है, नई वैल्यू जो रिवैल्यूएशन के बाद एडजस्टमेंट में दे रखी है। इससे मुझे पता चला मेरा 50,000 का स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई, गेन हो गया। तो गेन होने से आपको फायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होना चाहिए या डेबिट, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है, वो तो नॉमिनल रहेगा। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो यानी कि ये किस तरफ जाना चाहिए, क्रेडिट साइड। अब दूसरा एक और चीज लिखी हुई है कि 3700 के जो क्रेडिटर हैं वो देने ही नहीं पड़ेंगे, ये भी फायदा हो गया आपका। क्रेडिटर कम हो गए ना, 28,000 के मान रखे थे, पर हमें एक्चुअल में हमारे क्रेडिटर कितने हैं, 28,000 में से 3700 रुपये माइनस कर दोगे तो वो एग्जैक्टली आपके क्रेडिटर्स हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट को डेबिट करते हैं। तो स्टॉक भी एसेट है आपकी, या लाइबिलिटीज जब कम होती हैं तो उनको डेबिट करते हैं, क्योंकि जनरली जो लाइबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट होती है ना, उनका नेचर क्रेडिट है, तो जब उनको कम किया जाता है तो उनको डेबिट करते हैं। तो जनरल एंट्री बन गई, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3700 रुपीज, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि 53,700 रुपये का 53,700 का आपको क्या हो गया, गेन हो गया, तो रिवैल्यूएशन के कहाँ ट्रांसफर कर दिया आपने, क्रेडिट साइड पे। उसके बाद क्या हुआ बेटा, आपको रिवैल्यूएशन में 53,700 क्रेडिट साइड में चले गए, जो इनकम वाली साइड है। डेबिट साइड में कितने गए हैं, 22,200 रुपये। जो मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला, यानी क्रेडिट साइड 53,700, इनकम वाली साइड ज़्यादा है लॉस वाली साइड से, तो नेट में आपको क्या बच गया, गेन बच गया। तो गेन के लिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 31,500, जब इनका डिफरेंस लेंगे आप 53,700 टोटल क्रेडिट साइड का जोड़ रिवैल्यूएशन की, और 22,200 रुपये टोटल डेबिट साइड का जोड़, तो नेट में 22,200 डेबिट साइड में बच जाएंगे 31,500। ये ओल्ड रेशो में उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर लेते हैं वो अपने कैपिटल अकाउंट में। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर एक वर्किंग और हमें करनी पड़ेगी, वो ये कि यहाँ पर वो रिजर्व को भैया छेड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसकी एंट्री हमने सैक्रिफाइस गेनिंग एंड रेशो में करनी पड़ेगी। तो ओल्ड रेशो में क्या दे रखा है, 4:3, न्यू रेशो क्या दे रखा है हमें, 2:1, तो ओल्ड माइनस न्यू करके हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल सकते हैं।
तो ये मैंने आपके सामने सेक्रीफाइसिंग गेन निकाल दिया। एक्स का ओल्ड शेयर 4/7 माइनस न्यू शेयर 2/3, तो ये कितना आ गया भैया ओल्ड माइनस 2/21 गेन आ गया। पुराना 12 है, नया 14 है भैया, नया ज़्यादा शेयर मिल रहा है तो 2 का गेन कर रहा है ये, ठीक है जी। वाई का 3/7 माइनस 1/3, जब ये कैलकुलेट किया 2/21 का इसका क्या आ गया सेक्रीफाइस आ गया। तो एक्स गेन कर रहा है 2/21 का और वाई कितने का 2/21 का। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्योंकि ये रेशो मैंने क्यों कैलकुलेट किया, बाकी सब तो मैंने रिवाइज वैल्यू पे दिखा रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एंट्री कर रहा हूँ पर्टिकुलर जनरल रिजर्व के लिए। तो बेटा जनरल रिजर्व जो है मेरे को दे रखा है 42,000 रुपये का। तो एक्स और वाई जो है सेक्रीफाइस और गेन कर रहे हैं, ठीक है, कितने से 2/21 से एक गेन कर रहा है और 2/21 से एक सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है देख लीजिए, वाई जो है सेक्रीफाइस कर रहा है और एक्स जो है गेन कर रहा है। यानी गेन करने वाले की कैपिटल क्या होती है, डेबिट होती है, और सेक्रीफाइस करने वाले की कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो मैं 2/21 का जब मैं शेयर निकालूंगा तो 21 दूना 42, 2 दूनी 4, 4000 आ गया। एक्स क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, तो एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 4000 से डेबिट होनी चाहिए। ऐसे ये 4000 से क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका शेयर ले जाएगा ना फ्यूचर में भैया नए रेशो के हिसाब से। जो एक्स है उसको ज़्यादा मिल रहा है तो एक्स उसका शेयर परचेज करने के बदले में उसे 4000 रुपये कैपिटल के अंदर देगा। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना 4004। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे कैप लिखा है, यहाँ पे भी कैप लिखा है, आपने ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करने। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म मैं इसलिए यहाँ पे यूज़ करता हूँ, पर आपने अपने क्वेश्चंस के अंदर कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। तो ये जनरल एंट्री बन जाएगी। तो ये जनरल एंट्री मैंने बना दी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 4000, एडजस्टमेंट मेड फॉर जनरल रिजर्व इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको एक अकाउंट दिखा रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा कैसे, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिए फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो गई थी, फिक्स एसेट टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो लॉस हो गया। तो इससे क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दीजिए, क्योंकि लॉस है। टू फिक्स एसेट कितने का, 15,000 का। ऐसे प्रोविजन बनाया आपने 7200 का, वो डाल दी क्योंकि आपके लिए लॉस हो गया। स्टॉक की वैल्यू जो थी हमने जो अभी कैलकुलेट की पुरानी वैल्यू से और नई वैल्यू को जब कंपैरिजन किया 50,000 का गेन आ गया था। तो गेन मैंने क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर दिया, बाय स्टॉक अकाउंट 50,000। ऐसे क्रेडिटर 3700 रुपये देने नहीं पड़ेंगे, ये भी गेन हो गया। अब इन दोनों का टोटल किया, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है ना इनकम वाली साइड, इसका मैंने टोटल किया तो आ गया 53,700 रुपये। अब डेबिट साइड का जब जोड़ किया तो ये आ गया 22,200 रुपये, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। अब ये 53,700 है, ये लॉस टोटल 22,200 का है। अब 53,700 में से ये वाली जो अमाउंट मैंने माइनस की, तो प्रॉफिट कितने का बच गया, 31,500 का। ये तो प्रॉफिट ही बचेगा, ये तो दे सकते हो आप। इनकम वाली साइड ज़्यादा है, लॉस वाली साइड ज़्यादा नहीं है। अब 31,500 को मैंने उनके ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर दिया। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये प्रॉफिट तो भैया ये चेंज होने से पहले वाला बनेगा ना, तो इनका हिसाब किताब हम ओल्ड रेशो में करेंगे। तो 18,000 रुपये एक्स को मिल जाएंगे, वाई को 13,500 मिल जाएंगे, टोटल 31,500 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद मैं बना रहा हूँ इनका कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बनाने का सिस्टम वही, आप क्या कीजिए, बैलेंस शीट देखिए। इस बैलेंस शीट के अंदर, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर एक्स का बैलेंस दे रखा है 2,40,000, वाई का दे रखा है 1,20,000। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया इस साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड से शुरू होती है कैपिटल। बाय बैलेंस BD 2,40,000, 1,20,000, क्योंकि लाइबिलिटी होती है ना, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो वो हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू की जाती है। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो ट्रांसफर कर दीजिए। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 इसको मिला था और 13,500 इसको मिला था, ठीक है। उसके बाद एक एडजस्टमेंट जो हमने की थी, कौन सी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्री हमने की थी ना, एक एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक्स से लेके वाई को 4,000 रुपये देने पड़ेंगे जनरल रिजर्व, क्योंकि वो गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि ये एज इट इज हम फॉलो कर रहे हैं नई बैलेंस शीट में। तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में करते। अगर ये भी हम रिवाइज वैल्यू लेके चलते, मतलब ये
रिवाइज वैल्यू, सारा का सारा क्वेश्चन जो है रिवाइज वैल्यू के हिसाब से लेते, नई बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज वैल्यूज दिखाते, इसमें जनरल रिजर्व सारा बांट ही देते, तो हम इसकी जनरल एंट्री ये करते, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, जब सारी की सारी रिवाइज वैल्यू के हिसाब से बन रही है। पर एक आइटम ये जो है ये ऐसे दे दी कि इसकी वैल्यू हमें वैसी वैसी दिखानी है, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसका मतलब ये है। तो इसे ओल्ड रेशो में ना करके मैंने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में इसकी एंट्री कर दी एक्स टू वाई। तो एक्स टू वाई जब किया तो एक्स की कैपिटल डेबिट हो रही है, तो डेबिट साइड कहाँ है, ये रहा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक्स कैपिटल वाई की वजह से डेबिट होगी 4000। अब 4000 एक्स से लेके वाई को मिल रहे हैं, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 4000, यानी कि जो पार्टनर देता है अमाउंट उससे उसकी कैपिटल क्या होती है, डेबिट, जिसे मिलते हैं उसकी कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पर अपोजिट वाले अकाउंट का नाम होता है, यानी कि वाई को मिल रहे हैं, किसकी वजह से मिल रहे हैं, एक्स की वजह से, और एक्स दे रहा है, किसको दे रहा है, वाई को। ठीक है, तो इसका मैंने क्या किया, बैलेंस निकाल दिया, इन दोनों को जोड़ा, 240 प्लस 18 कितना हो गया, 2,58,000। 2,58,000 में से ये माइनस करना है अपने, ये माइनस करने वाली सिर्फ एक ही आइटम है और कुछ है नहीं, तो ये बचा 2,54,000। अब इन सबको जोड़ लिया तो ये आ गया 1,37,500, क्योंकि इसका माइनस करने वाली कोई आइटम है ही नहीं। तो एक्स की जो नई कैपिटल कितनी आ गई, 258, 1,37,500 वाई की। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल की वैल्यू दे ही नहीं रखी एडजस्टमेंट के अंदर की, गुडविल इज वैल्यूड एट दिस अमाउंट, तो उसकी भी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में जैसे हमने रिजर्व की एंट्री की है, एक्स टू वाई या वाई टू एक्स जो भी सैक्रिफाइसिंग के हिसाब से बनती, उसकी भी इसी के अंदर ट्रीटमेंट हो जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। पर अब वो नहीं है तो मैंने उसको नहीं लिया, तो ये बैलेंस आ गया। अब न्यू बैलेंस शीट मैं बना रहा हूँ आपके सामने, न्यू बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज ऑन 1 अप्रैल 2016। कैसे बनाई है मैंने, ये देख लीजिए। क्रेडिटर की आपको पुरानी बैलेंस शीट में 28,000 दे रखी है, 3700 रुपये देने नहीं पड़ेंगे, तो नेट में कितने क्रेडिटर बच गए। अब देखो रिवाइज वैल्यू दिखा रहा हूँ मैं नई बैलेंस शीट के अंदर, तो 24,300 रुपये बच गए। कैश के अंदर कोई चेंज नहीं था, 20 का 20 दिखा दिया, है ना। अब रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो मैंने एज इट इज नई बैलेंस शीट में भी 42,000 रुपये दिखा दिए। अगर ये सब कुछ रिवाइज के हिसाब से होता तो यहाँ पे रिजर्व आता ही ना, क्यों, जल्दी से बता दो, क्योंकि इसको मैं ओल्ड रेशो के अंदर ट्रांसफर कर चुका होता यहाँ पे फिर मैं कैपिटल अकाउंट में लिख देता बाय जनरल रिजर्व। पर अब इसे एज इट इज फॉलो करना, तो मैंने सिर्फ इसकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के अंदर एंट्री की है, तो एज इट इज नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आ गया। डेटर्स के ऊपर आपने 7200 रुपये का 7200 का प्रोविजन बनाया था, क्योंकि ये आप +1 की बैलेंस शीट के अंदर भी क्या करते थे, अमाउंट में से प्रोविजन माइनस करते थे, वो नेट अमाउंट दिखाते हैं हम, तो 1,12,800 दिखा दिया हमने, 1,20,000 में से 7,200 रुपये माइनस किए। अब स्टॉक की वैल्यू 1,90,000 हो गई, देखो नई वैल्यू ले ली मैंने इसके अंदर भी। फिक्स एसेट की वैल्यू 10% कम कर दी, 1.5 लाख में से 10% 15,000 रुपये गए, 1,35 वैल्यू बच गई। तो आपने दोनों साइडों को जोड़ा तो आपका जो दोनों साइड का जो टोटल था वो इक्वल आ गया 4,57,800 रुपये एसेट साइड का और 4,57,800 रुपये लाइबिलिटी साइड का। तो ये 40वां क्वेश्चन मैंने अनसोल्व करवाया आपको डीके गोयल की बुक के हिसाब से। मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में मैं टीएस गरेवाल भी यूज़ करूंगा, पर जो प्रोविज़न मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए रेफरेंस के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, चाहे आप टीएस गरेवाल उठा लीजिए, चाहे आप डीके गोयल उठा लीजिए, आपको दोनों में से किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ये मैं प्रोविज़न आपके लिए हैंड रिटन में नोट्स जो है मैं बना रहा हूँ, ये मैं कोशिश करता हूँ 2 या 3 बुक्स को मिला के बनाऊँ, ताकि अलग अलग रेफरेंस बुक कोई भी उठाएंगे आप तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का ये टॉपिक रीवैल्यूएशन का, उसकी कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए और एक 40th क्वेश्चन मैंने आपको अनसोल्व करके दिखाया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो रिवाइज्ड वैल्यू हम नहीं दिखाते हैं तो वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे चुका हूँ कि मैं सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग के अंदर उसकी ट्रीटमेंट करूँगा। आप चाहें तो उसकी एक रीडिंग ले लें, और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि अभी मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपका बेस बनाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, तो उसके लिए आप साथ साथ काम करते रहें, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो नहीं देख रहे तो इस वीडियो में आपको दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है। और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, फिर मैं उनको कहना चाहूँगा कि सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप का, ऐसे में सभी पूरी कंप्लीट पार्टनरशिप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ विद अनसोल्व्ड क्वेश्चंस। तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहें और इसके नोट्स अपने घर बैठे बैठे बनाते रहें। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।